हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बैठ जाओ बेटा। क्या पूछ रहे हो? टेस्ट आपका संडे का है। सिलेबस जान लो। सिलेबस सैटरडे तक का रहेगा। कैसे पता? तो फ्राइडे तक का रहेगा। मतलब जितना पढ़ा देंगे। आज के बाद मुझसे सिलेबस मत पूछना। सिलेबस मत पूछना। सिलेबस में आज ही बता दे रहा हूं क्लियर। जितना पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस होगा। फ्राइडे तक जो पढ़ा दिया वो सिलेबस हो गया। अगले टेस्ट में फ्रॉम लेक्चर 1 जितना पढ़ा दिया गया वो सिलेबस होगा। जितना पढ़ा दिया गया वो सिलेबस होगा फ्रॉम लेक्चर 1। हर टेस्ट का यही रहेगा। तो कृपया ऑर्गेनिक में सिलेबस मत पूछना। बैक भी पूछूंगा, करंट भी पूछूंगा। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि करंट से ज्यादा पूछूंगा, बैक से कम पूछूंगा। मैं बैक से ज्यादा पूछे करंट से भी ज्यादा पूछ सकता हूँ। बैक से ज्यादा, करंट से कम, करंट से ज्यादा, बैक से ज्यादा, दोनों से बराबर बराबर, मर्जी मेरी। पेपर मैं बना रहा हूं, मर्जी मेरी। आपको हर तरह से तैयार रहना है। विटामिन, अमाइनो एसिड भी टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके ऑनलाइन बच्चों, चलिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट कर लिया था। क्या वो लास्ट वाला आपको याद है, ट्रिक जो बताया था? एक बार रिवाइज करोगे उसको? चलो सब लोग रिवाइज करो उसको। बेटा ध्यान सुनो, कैसे है बेटा, ध्यान सुनो। ए ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8, ए ए ए। फिर से एक साथ, फिर से। ए ए ए ए ए बी, ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। बेहतरीन। तो अपने आप याद भी चीजें होगी तुम्हें। अब चुप रहे। चल एक बार और, ठीक है, चलो चलो। हाँ लेकिन हाँ अच्छे से बोलना, सिंक्रोनाइज होके। चलो डाउन, चलो डाउन। ए ए ए ए ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8, ए ए ए ए ए बी सी, 2 3 4, 4 5 6, 4 4 8। बेहतरीन। हाँ चलो नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मुझे पता है आपने ईएलपी 5 तक कर ली होगी। एक्सरसाइज 1 में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस कर लिए होंगे वहां तक। मॉड्यूल भी हो रहा है, यस। नो, और जो सेकंड थर्ड में मॉड्यूल क्वेश्चन कहाँ है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए साहब। कल संडे बोले तो रिवीजन डे, फेज डे, और हर संडे को कई सारे बच्चे बढ़ रहे हैं। कल मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, कुछ का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया। बहुत मैसेज किया कि सर रियली में अब संडे का जो टाइम मेरा खराब होता था ना, अब वो इस चक्कर में कि इस फेज में नहीं पढ़ूंगा तो मेरा दोस्त पढ़ लेगा, इस चक्कर में। और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों लग गए इसमें। अभी ऑनलाइन वाले जो हमसे जुड़े हैं उनको भी मैंने फेज डे में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखें इस चीज को। हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखिए स्टीरियो आइसोमर which have different behavior towards plane polarized light. Stereoisomer which have different behaviors towards plane polarized light, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीपीएल। पीपीएल are called optical isomer, and the phenomenon is known as optical isomerism, and the phenomenon is known as optical isomerism। ठीक है, पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये टॉपिक प्योर मतलब इसमें कंसेप्ट ही है, चीजें समझने वाली है, विजुअलाइजेशन का पार्ट है, जिसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 3 डायमेंशन में चीजें ना ले जाकर 2 डायमेंशन में रहकर ही समझाऊं। क्योंकि ऑप्टिकल जब प्योरली 3D में पढ़ाया जाता है तो बच्चे को समझ से परे हो जाता है।
उसे कहता है एज्यूम करो। कैसे एज्यूम करें? वो क्लास में लिखी हुई चीज को एज्यूम नहीं कर पा रहा, तो हवा में देखी हुई चीज को कैसे एज्यूम कर पाएगा? एक समय है, बहुत समय, तो हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, अगर एक भी क्लास फिजिकली या मेंटली या बोथ अब्सेंट रहे, आप जानना। दूसरी बात, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे, आगे रिएक्शन वाले पार्ट, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी। एनेंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, मीजो क्या है, हम सारी मेहनत यहीं कर लेंगे। रिएक्शन वाले पार्ट में मुझसे लिखवा लो, वहां मैं ऑप्टिकल नहीं बोलूंगा, वहां आप ऑप्टिकल में बोलोगे। मैं ऑप्टिकल के क्वेश्चंस दूंगा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है उनके बारे में बताओ, और आप खुद बोलोगे, अगर आपने यहां मेहनत कर ली तो अपन यहां मिलकर मेहनत करेंगे। एंड अच्छे से रिवीजन करना, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से सुनना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए सर, तो सबसे पहले सर आपने बता दिया, डेफिनेशन समझा दिया, लेकिन सर ये क्या है डिफरेंट बिहेवियर का मतलब क्या होता है सर? सर ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? जब तक आप प्लेन पोलराइज लाइट नहीं जानोगे, फिर आप कैसे जानोगे कि हाँ डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट? फिर हम उस प्लेन पोलराइज से डिफरेंट बिहेवियर को चेक करेंगे, कॉल ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? प्लेन पोलराइज लाइट है क्या, है क्या? तो इसके लिए हम एक सेटअप, यहां कुछ नहीं लिखना है, आपके लिए एक सेटअप बना हुआ है। इस सेटअप को बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये है पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जब मैं बीटेक में था तब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखो, देखा जाए तो मैंने इसके हर पार्ट नहीं बनाए हैं, कुछ ही पार्ट बनाए हैं केवल समझाने के लिए। इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे पोलराइजर है, एनालाइजर है। मैंने वो सब एनालाइजर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बस मैंने उतना ही दिखाया जितना आपको समझने वाली चीज है। अब समझना ध्यान से, ये हमारे सामने एक सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत ध्यान सुनना। सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। कैसा बेटा? ऑर्डिनरी लाइट है, सोडियम लैंप ऑर्डिनरी लाइट है। तो बेटा जो ऑर्डिनरी लाइट से जो लाइट निकलती है, उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन, वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, ये आपका होता है अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए इसके वाइब्रेशंस क्या आपको सभी डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं? यस। जब इसको एक स्पेशल प्रिज्म से पास किया जाता है, जिस प्रिज्म को बोला जाता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, और जो बना होता है किसका? कैल्साइट का। कैल्साइट क्या होता है? दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इस निकोल प्रिज्म से इसको पास किया जाता है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में पोलराइज्ड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने ये एक प्रिज्म बना दिया और ये इसमें स्लिट है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैंने कहा अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पास करने जा रहे हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट को पास करने जा रहे हैं। हमने बोल दिया इसको ए, इसको बी और इसको सी, अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ध्यान समझना। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस प्रिज्म से बाहर निकलेगा, ए वाला निकलेगा बाहर, बी वाला निकलेगा, सी वाला, कि सारे निकल जाएंगे? सी वाले, जो इस स्लिट के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या वो बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? और बाकी क्या हो गए? यहीं पे एब्जॉर्ब हो गए, यहीं रुक गए, वो आगे नहीं निकल पाए। जो इस स्लिट के पैरेलल में थे वही क्या हुए? बाहर हो गए। तो इस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को हमने किस में कर लिया? एक ही प्लेन में पोलराइज कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलिए साहब, ये आपके सामने दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सुना ध्यान से, जब अब हमारा खेल यहां से स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेशन ने हमारे क्या बोला? डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स पीपीएल। अब हमारा खेल यहां से स्टार्ट होगा, पीपीएल हमको मिल गया। जब इसको हम एक ट्यूब से, जिसका नाम है पोलरीमीटर ट्यूब, से पास करते हैं,
जिस पोलरीमीटर ट्यूब में हमने रखा है सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया, इन ग्राम पर सीसी और ग्राम पर एमएल में। यू नो वेल, एक सीसी में 1 ml वाटर आता है, 1 cc इक्वल टू 1 ml। अरे बोलो ना, ध्यान सुना। तो हमने इसको रखा सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम पर सीसी और ग्राम पर एमएल में रखा। जब यह पीपीएल इससे पास हो रहा होगा, इसकी एक लेंथ होगी जिसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। आइडियल लेंथ जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1 डेसीमीटर। क्या मानी जाती है? 1 डेसीमीटर। बट हम लेंथ को चेंज कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ध्यान समझना, तो हमने इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? पाथ लेंथ। क्या होता है? ये जो पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ, इसे क्या बोल दिया हमने? पाथ लेंथ बोल दिया इन डेसीमीटर। चलो साहब, जब ये पीपीएल इससे पास होके बाहर निकला, इससे पास होके बाहर निकला, तो ये 3 तरह के कंडीशन शो कर सकता है। नंबर वन, ये डॉट 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 क्या दिखा रहा है? डॉट 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 का मतलब ये हो गया, ये जैसे इनिशियल कंडीशन में था उसको दिखा रहा है। लेकिन अगर ये अपने इनिशियल पोजीशन से क्लॉकवाइज घूम जाए, कैसा घूम जाए बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन। ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज का मतलब होता है टूवर्ड्स राइट। नो सर, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड्स राइट। डेक्स्टर वर्ड से बदला। ध्यान सुना, क्लॉकवाइज रोटेशन बोला गया जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। किससे करते हैं? प्लस साइन। अल्फा भी लिख सकते हो या थीटा भी लिख सकते हो। या किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ध्यान सुनो, प्लस साइन से, केवल प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। या किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल डी, क्योंकि क्लॉकवाइज को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोला जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है डेक्स्ट्रस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब होता है टूवर्ड्स राइट। ये राइट को घुमा दिया, टूवर्ड्स राइट, इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम स्मॉल डी या प्लस से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी बोला है मैंने, कैपिटल डी नहीं बोला है। कैपिटल डी अलग चीज, स्मॉल डी अलग चीज। कैपिटल एल अलग बात, स्मॉल एल अलग बात। ये सब हमको पढ़ना है। कैपिटल डी स्मॉल डी का, कैपिटल डी स्मॉल डी का आपस में कोई रिलेशन? कैपिटल डी कैपिटल एल अलग बात, स्मॉल डी स्मॉल एल अलग बात। आगे चीजें हम जब डी और एल पढ़ाएंगे तो चीजें क्लियर होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने इनिशियल पोजीशन से कैसा घूम जाए? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तब उस एंगल को हम दिखाते हैं माइनस अल्फा या माइनस थीटा। या केवल दिखाया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करता है? माइनस में। या फिर स्मॉल एल। स्मॉल एल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल है, इसे क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी स्मॉल एल या नेगेटिव। बोलो ना। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, लीवर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। अब समझना, अगर पीपीएल चाहे क्लॉकवाइज घूम जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, फिर से बोलो, क्या बोला? चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ऐसे कंडीशन में बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। किसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की पीपीएल को? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कई बच्चे पीपीएल के बारे में बात करने लग जाते हैं। पीपीएल की बात नहीं हो रही है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, इस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। कौन रे कौन रे कौन रे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं लिख रहा हूं, बच्चा बोलने लग जाता है सर पीपीएल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तो दिखता है एग्जाम में, फिर रिजल्ट देख के लगता है कि ये क्या हो गया हमसे। समझ में आया? लेकिन अगर नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज 0, सर आपने रोटेशन ऑफ पीपीएल इज 0 क्यों नहीं बोला? सर आपने नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल 0 क्यों बोला? बिकॉज बेटा अंदर कुछ भी हो सकता है,
अंदर कुछ भी हो सकता है, रोटेशन ऑफ पीपीएल भी जीरो हो सकता है, या नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल भी जीरो हो सकता है। जैसे केवल यहां प्योर आपको क्या दिखा, क्लॉकवाइज, यहां प्योर क्या दिखा, एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है कि इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर क्लॉकवाइज भी हुआ हो और इक्वल एंड अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज भी हुआ है। अगर प्लस एक्स डिग्री घूमा एंड माइनस एक्स डिग्री घूमा तो नेट कितना हो गया, जीरो। तुमको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो तो इसको पता है कि अंदर इसके साथ क्या क्या हुआ है, और वो हम आपको समझाएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको मीजो एंड रेसमिक मिक्सचर। मीजो एंड रेसमिक मिक्सचर जब समझाएंगे तब चीजें तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज जीरो, अल्फा या थीटा इज जीरो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन रे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा? यहाँ तो कोई डाउट की? चलो बना लो जल्दी से। थैंक यू। आराम से बनाओ, आराम से, स्केल का यूज करो तो बढ़िया से बनाओ। आज बैठूंगा आपका पेपर बनाने। सर कहाँ बैठेंगे बताओ? तुम्हारे घर पे आ जाते हैं, वही बना लेते हैं। क्वेश्चन तुम बना देना, ऑप्शन हम बना देंगे। बना लिए बेटा? आप बना लिए? आप महबूब, हाँ बना लिए बेटा? कहाँ दिखाओ। बनाए नहीं हो, एक मिनट, बनाए नहीं हो, क्यों नहीं बनाए? घर जाकर बनाओगे? हाँ कर दो, हाँ सर कोई गलत बात नहीं है, कर दो, घर जाकर बनाएंगे। तो इस समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, कुछ रिवीजन कर लो, संडे टेस्ट है। इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है हमारी उनकी बातों में। दे दोगे अपनी सीट उसको, मेडिकल कॉलेज की दे दोगे? लिख कर दे दो, मेरी सीट इनको दे दी जाए, दे दोगे? या इनसे लिखवा लोगे, तुम्हें अपनी सीट दे देंगे? अपने सगे भाई से लिखवा लो, ना लिखेगा, पहले वो लिखेगा नहीं फिर बात करें होगा कि नहीं होगा। एक सीट है, दो रैंक है आजू बाजू वाले, अपने ऊपर वाले से कह दो सीट छोड़ दे मैं ले लूं, तो अगले साल आ जाना, मैं सीनियर बन के तेरा वेलकम करूंगा। सुलटा देगा वहीं पे तेरे को। सगा भाई भी होगा तो कहेगा रहने दो, भाई भाई घर पे, यहाँ कंपटीशन है। हो गया बेटा? बोलिए। हाँ हमें पता था आप डाउट पूछने वाले हो, इसीलिए हम आपके लिए मेहनत करके आए हैं। हमें पता था आप डाउट पूछोगे, इसी तो इंतजार कर रहे थे कि तुम डाउट एकदम पूछे क्यों नहीं। आपके डाउट का आंसर इधर है, इधर देखो बेटा। अगर इतना ही डर लगता है तो जो नौटंकी करते हो उसमें डरा करो, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछने से डर नहीं डरना चाहिए, नौटंकी कर रहे हो उससे डरना चाहिए। आओ ध्यान सुनो, ये आपको देखो, आपको पता है कि जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। पता है कि नहीं बेटा? बता, ये आपको पता है, ये मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट बीम है, सब कैसे होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है। ये बनाना नहीं आपको अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में नहीं बनाना है। साथ में अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये कैसी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट है। ये भी नहीं बनाना आपको, कल दिखाने के लिए लाए, डिजिटल का फायदा है अपना। ये ऑर्डिनरी लाइट है। एंड वाइब्रेशंस कैसे दिख रहे हैं आपको बेटा? क्या सारे डायरेक्शन में दिख रहे हैं कि नहीं बेटा? एंड ऑन व्यू ऑफ प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन, ये ऑर्डिनरी लाइट है। लेकिन जब इसको देखो, ये ऑर्डिनरी लाइट है, लेकिन ये देखो स्पेशल, ध्यान सुना, जो ये पैरेलल दिख रहा है ना, ये लाइन स्लिट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इससे क्या वो एक ही
एक ही बाहर निकल हो पा रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, एक ही प्लेन वाला, ये कैसा बन गया, दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। और इसी पोलराइज्ड लाइट को आपने क्या बोला है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यही क्या आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका वाइब्रेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। समझ आया बेटा, दिस इज कॉल्ड। तो ये दिखा दिया मैंने कैसे चीजें हैं, कैसे अनपोलराइज्ड लाइट को हमने किससे बदल दिया, पोलराइज्ड लाइट को। और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, किसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको ऑब्जर्व नहीं करते। समझ में आया बेटा, चलिए साहब, आप लोग पढ़ाया जाता है भाई, हमें पता है, अरे हम भी फिजिक्स पढ़े हैं यार, गजब इंसान हो, हमें बताओगे तभी जानेंगे हम। सबसे मजा आता था पढ़ने में EMI, उसमें एक रूल इसे बोलते हैं भस्मासुर का नियम। भस्मासुर जानते हो कौन था, कौन था, वो तो हम भी जानते हैं, जिससे पैदा हुआ उसी को मारने के चक्कर में आ गया था। शिव जी से पैदा हुआ, शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने चला था कि वे उसको भस्म कर देंगे। तो लेंजला भी यही है, लेंजला, लेंजला जहां से पैदा होता है उसी का अपोज करता है, भस्मासुर का नियम। ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हमारे सामने, इधर आओ प्यार बच्चों, ध्यान समझना, यहां क्या लिखा है मत पढ़ना भी, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं। देखो कई बच्चे क्या है, जो अगली स्लाइड आने वाली बच्चा रटता है बैठ के, और अगर तुम रटे तो तुम्हें मेरी क्लास में बैठने का कोई हक नहीं है, तो तुम यहां से चले जाओ, और तुम्हें हम जाने नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें हम रटने नहीं देंगे। अब सुना ध्यान से, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ध्यान सुनो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सर क्या ये अल्फा जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं या एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, इसे अल्फा या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सर क्या यह फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, करता है, ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर फैक्टर्स चेंज कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। कैसे फैक्टर्स बदलते हैं, ध्यान समझना। ये क्या है, सभी लोग जवाब देना, जवाब दोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो अगले पेज पे लिखा है वो ऑलरेडी तुम्हें याद हो जाएगा बिना रिवाइज किए। इसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सोल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट प्लस सॉल्व। यानी मैंने अगर सोल्यूशन बोला तो तुमको आपको तीन फैक्टर ही नजर आ गए, एक फैक्टर सल्यूट, एक फैक्टर सॉल्वेंट, और एक फैक्टर खुद सोल्यूशन। टाइप्स या नेचर ऑफ सल्यूट, क्या बोला, टाइप्स या नेचर ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करता है। सल्यूट का नेचर बदल दोगे थीटा भी बदल जाएगा। अरे सल्यूट का नेचर का मतलब क्या है, ग्लूकोज रखा तो कुछ और है, फ्रक्टोज रखा तो कुछ और है, सुक्रोज रखा तो कुछ और है। सल्यूट बदल गया कि नहीं बदल गया, तो सबका ये चेंज हो जाता है। दूसरा अगर हम आपसे बात करते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है कि पोलर सॉल्वेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है। दो फैक्टर हो गए, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल गए तो क्या बना दिया, सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करता है, इन ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml। तीन फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, मतलब केवल आपने इससे तीन फैक्टर पता कर लिए, सल्यूट, सॉल्वेंट का नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पक्का, रखा किस में गया है, पोलरीमीटर ट्यूब में, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यानी लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब पर भी डिपेंड करता है। अगर इसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे तो इंटरेक्शन टाइम भी बढ़ेगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। चार फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। किसके रोटेशन को देख रहे हो, लाइट के रोटेशन को देख रहे हो, और लाइट कहां से, कौन लाइट की देख रहे हो, पीपीएल, लेकिन उसका कुछ सोर्स तो होगा ना। अगर हम सोर्स बदल देंगे तो क्या पीपीएल का वेवलेंथ भी बदल जाएगा, वेवलेंथ ऑफ पीपीएल पे भी डिपेंड करता है, लेमडा पीपीएल पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया बेटा, क्योंकि हम किसकी बात, कितनी चीजें आ गई, पहला सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, सल्यूट, सॉल्वेंट का नेचर, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, किसमें रखा,
पाथ लेंथ हो गया, बोलो ना। कौन आया? लाइट। तो लाइट का वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ पीपीएल है लाइट। कितने फैक्टर हो गए? 5। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा सुनो, कहीं ना कहीं तो एक्सपेरिमेंट करा रहे होगे, किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो करा रहे होगे, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और यू नो वेल, अगर हम टेम्परेचर बदल देते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी बदल जाता है। टेम्परेचर बदलने पे कंसंट्रेशन भी बदल जाता है। समझ में आया बेटा? अब जो चीजें तुमने पढ़ी है उसको ध्यान से देखो, पढ़ो। अगर मैं डायरेक्ट लिखवा के कहता बेटा रट लो तो मजा नहीं आता। अब सुनो, तुम्हें सब अपना अपना सा लगेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, अल्फा या थीटा। पहले बार पढ़ो। पहला क्या है? नेचर ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल। इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। उसके बाद है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, जिसमें रखा गया है इन डेसीमीटर, स्मॉल एल पाथ लेंथ। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया जा रहा है, एंड नेचर ऑफ सोर्स दैट इज वेवलेंथ। समझ में आया कि नहीं है? एक बार रिवाइज कर दो, बस खत्म। बताओ बेटा, सबसे पहले क्या है? दिमाग में आते ही पहले सोल्यूशन आए, उसके फिर सेगमेंट नजर आए। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल। रखा किसमें है? पोलरीमीटर ट्यूब एल इन डेसीमीटर पाथ लेंथ। बोलो ना, किस टेम्परेचर पे करा रहे हो? डिग्री सेंटीग्रेड। कौन आ रहा है? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्लास से क्लास में करो। चलो साहब, अब एक नया शब्द आता है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। बहुत ध्यान समझना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, जिसे अल्फा या थीटा से रिप्रेजेंट किया, एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन? आप पढ़ते हो फिजिक्स में स्पेसिफिक मास। क्या होता है स्पेसिफिक मास? क्या होता है स्पेसिफिक मास? पर यूनिट मास। दिमाग क्यों लगाना है? स्पेसिफिक मास मतलब पर यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट चार्ज। जब पर यूनिट चीजें आ जाती हैं तो कैसी हो जाती हैं? स्पेसिफिक हो जाती हैं। रटते हो तुम लोग, डेफिनेशन भी रटते हो। अरे डेफिनेशन बना सकते हैं, चीजें बना। फिजिक्स बहुत आसान चीज होती है, ओनली सबसे आसान फिजिक्स, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं। राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, खत्म। राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हाँ ठीक है ना? हाँ ध्यान से ना, अब सुनना मेरे ध्यान से। अब अगर हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, तो इसमें स्पेसिफिक वर्ड आ गया। इसका मतलब है चीजों को यूनिटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिटी। कैसे? इधर देखो, जब हम ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन निकालते हैं वो थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। और यहां पर जो अल्फा होता है उसे बोलते हैं थीटा बाई एलसी। थीटा क्या है? ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एल क्या है? पाथ लेंथ। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल। अल्फा इक्वल टू थीटा बाई एलसी। अब हम स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा समझना ध्यान से। जब लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब कितना कर दिया जाए? 1 डेसीमीटर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना कर दिया जाए? 1 ग्राम पर सीसी। एंड सोडियम लैंप का सोडियम डी लाइन यूज किया जाए। किसको यूज किया जाए? सोडियम डी लाइन। ये डी लाइन क्या है? ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, एक कांस्टेंट वेवलेंथ है। अगर हम बात करें सोडियम डी लाइन तो ये होता है 589.6 नैनोमीटर। एक स्पेसिफिक है, इसको भी हमने कांस्टेंट कर दिया। एंड टेम्परेचर कितना ले लिया जाए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम उस समय लिखेंगे, लिखने का अंदाज बदल जाएगा। इसे लिखेंगे अल्फा, और यहां क्या लिखेंगे बेटा? डी, और यहां क्या लिखेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कौन सा सोर्स लिया है? डी लाइन फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर कितना किया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब कितना है? बोलो कितना है? 1 डेसीमीटर। और कंसंट्रेशन कितना लिया बेटा?
1 ग्राम पर सीसी। तो सुनो ध्यान से, वापस से सुनना, वापस से। अब मैं इसका डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को डिफाइन करो, तो डिफाइन करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। व्हेन path length is या length of polymeter tube is 1 decimeter, concentration of solution is 1 gram per cc, the sodium D-line source is used, that is specific wavelength, at a temperature of 25 degrees centigrade. At that condition, observed angle of rotation is called as specific angle of rotation. क्योंकि जब तुमने इसको 1 कर दिया और इसको 1 कर दिया तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया ना बेटा। तो क्या थीटा इक्वल टू अल्फा नहीं नजर आ रहा है? At that condition, observed angle of rotation is called as specific angle of rotation. Observed angle of rotation. इसको हम फैक्टर्स चेंज करने पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन तुम इन फैक्टर्स को चेंज करके चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स है। क्यों रे फिक्स है? बिकॉज स्पेसिफिक बोलने का मतलब तुमने एल को क्या कर दिया, कांस्टेंट, सी को क्या कर दिया, कांस्टेंट, वेवलेंथ को क्या कर दिया, कांस्टेंट, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। जब सब कर दिया कांस्टेंट तो यही तो वैल्यू भी कांस्टेंट ही आएगी ना। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन कुछ भी हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन 2 डेसीमीटर ट्यूब पर हो गया, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब 1 ग्राम पर सीसी रखना है, स्पेसिफिक का मतलब 1 डेसीमीटर रखना है, स्पेसिफिक का मतलब कांस्टेंट रखना है चीजें, स्पेसिफिक का मतलब कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है? नाम सुना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीजें, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में। यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जो कि कांस्टेंट होती है। इज इट क्लियर? अच्छा, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अगर आप XYZ इंस्टीट्यूट से आए हैं, आउट ऑफ कोटा, आउट ऑफ कोटा की बात कर रहा हूं, इन साइड कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है आपको इस पर न्यूमेरिकल भी कराए गए हो सकता कराए गए हो। बेटा नीट के सिलेबस में नहीं है, तो हम इस पर न्यूमेरिकल की चर्चा नहीं करेंगे। पहले जब भी हम भी आउट ऑफ कोटा पढ़ाते थे तो हम भी इस पर न्यूमेरिकल कराते थे, लेकिन कोटा में आके पता चला इस पे कराना नहीं है। तभी तो कोटा की क्वालिटी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कोटा सिखा देता है, ठीक है ना। तो इसको नहीं करना है बेटा, IIT में है करना है, मेडिकल में इस पे न्यूमेरिकल नहीं करना, बना ले। पहले मैं दोनों पढ़ाता था ना बनारस में, तो फिर वहीं से पढ़ाऊं तो वहीं तो पढ़ाऊंगा। गजब इंसान है। बीटेक एमटेक वहीं किया, 4 साल बीटेक 2 साल एमटेक, तो वहीं पढ़ाया भी साथ साथ में। हम तुम्हारी तरह थोड़ी ना थे, मेहनती थे हम, बहुत मेहनती थे हम। बताओ, IIT पढ़ने के साथ साथ हमने पढ़ाया भी है, कर पाओगे? हैं? हाँ तो तुम ठीक है, हाँ चुप रहो। और IIT की पढ़ाई बहुत टफ होती है बेटा। क्या हुआ? बिना पढ़े IIT में नहीं होता, IIT में होने के बाद बिना पढ़े हो जाता है, फर्क है। बिना पढ़े IIT में नहीं हो जाता है, लेकिन IIT में होने के बाद बिना पढ़े हो जाता है, क्योंकि IIT में पहुंचते ही वही हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो पढ़कर गए होते हैं, तो वो लेक्चर सुन लेते हैं ना, खाली टीचर का लेक्चर सुन लेते हैं, वो जाके एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं। मेरा अटेंडेंस IIT में जाके आप देख लो, रिकॉर्डेड है, 98%, 99% ये अटेंडेंस रहता था, 95 94%। और सर 100% क्यों नहीं रहता था? जब क्लास बंक मारती थी तो साथ में हमें भी मारना पड़ता था बंक। जब भी मारा है मास बंक मारा है, अकेले बंक कभी नहीं मारा। कोई मास बंक में बेटा वो रूल होता है, उसमें अगर तुम अकेले पहुंच गए तो प्रोफेसर नाराज हो जाएगा। कहेगा जब सभी ने बंक मारा तू कहां बैठा है यहाँ पे, मैं अपने ऑफिस में जाके आराम करूंगा, तेरे कारण मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो वहां पे चीजें रूल अलग चली जाती हैं। और इवन दैट सोच लो कि 6 साल कोचिंग पढ़ाकर भी मेरा अटेंडेंस कितना था, 95% के ऊपर था। 6 मतलब मैं एकदम रेगुलर, क्योंकि मेरे को ये चीज पता था कि क्लास में चीजों, मैंने कोई लेक्चर नहीं छोड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोफेसर ने बोल दिया क्लास में उसको अपने हिसाब से हम लिख लेते थे अपनी कॉपी पे, जो बोल दिया अपने कॉपी में लिख लिया।
कोई रिकॉर्डिंग नहीं बेटा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। प्रोफेसर ने जो बोल दिया वो लिख लिया और कॉपी बंद कर दी, फिर पढ़ने का समय नहीं था। और जब पेपर आता था तो रात में बैठ के उसी कॉपी को खोल देते थे। और चूंकि क्लास में हमने अटेंटिव अच्छे से अटेंड किया था अगली क्लास, और अपना अच्छा ग्रेड भी बना के आया, 9 पॉइंटर, 10 में 9, ठीक है ना। तो चीजें हैं, पढ़ो, लेकिन वहां पहुंचोगे ना। अब मेडिकल कॉलेज में पहुंचना टफ है, पहुंचने के बाद एमबीबीएस करना टफ नहीं है। माना कि वहां पढ़ाई यहां से ज्यादा टफ है, यहां से ज्यादा पढ़ाई वहां की टफ है, चाहे आईआईटी करो चाहे एमबीबीएस, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस अवस्था में पहुंच जाता है कि तुम्हें सब आसान लगता है। समय तरीका है, वो अलग तरह का टेंशन होता है बेटा। आ जाओ। सबसे टफ सब्जेक्ट वहां लगता है बच्चों को बायोकेमिस्ट्री। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था मेरा सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, और मेरा भाई पढ़ता था केजीएमयू में, और मैं आईआईटी में था इधर। तो मैं गया एक बार केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, हाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज, इंडिया का टॉप 10 टॉप 5 में आता है। यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, केवल यूनिवर्सिटी है वो। अब टॉप 5 में आता है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ नंबर लाना मतलब वहाँ एडमिशन हो गया मतलब मजा आ जाए। तो जब मैं गया वहाँ हॉस्टल में, तो मेरे भाई के बैच वालों का क्या था, बायोकेमिस्ट्री का पेपर था। बायोकेमिस्ट्री जो कि सबसे मेडिकल के बच्चे सबसे टफ मानते हैं इसको, तो उसमें केजीएमयू के बच्चों को सबको बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना। चलो हॉस्टल में सब आ गए थे, चलो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, लिख लिया होगा अब तक तो। अब हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कंडीशन ऑफ ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे थोड़ी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री बोल देता हूँ, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब चीज पढ़ी है बेटा, पढ़ी है। कंडीशन ऑफ ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, पहले पॉइंट लिख लें इसमें, पहले पॉइंट लिख लें बेटा। कंडीशन ऑफ ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, लिखो पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूल शुड बी, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, शुड बी कायरल, ब्रैकेट में लिखना एसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, ब्रैकेट में लिखना एसिमेट्रिक। नंबर टू, molecule should not superimpose on its mirror image, molecule should not superimpose on its mirror image, molecule should not superimpose on its mirror image, on its mirror image, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लिख लेना ऐसे। कायरलिटी, इसका मतलब ही क्या होता है, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कायरलिटी ऑफ, अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, ये 2 लाइन जो मैंने लिखाया है ना, इसको समझाने में ही मुझे 2 से ज्यादा लेक्चर लगने वाले हैं। इन 2 लाइन को समझाने में 2 से ज्यादा लेक्चर लग जाएंगे, बहुत ध्यान समझना। तो सबसे पहला है मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। कितने लोग जानते हैं कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, रेज योर हैंड, बस खाली मैं जानना चाहता हूं कितने लोग जानते हैं। मैं बोलना ही नहीं है, बोलना नहीं है, मुंह बंद करके बोलो, कितने लोग जानते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, रेज योर हैंड। कोई एक्सप्लेन करेगा, कौन करेगा, बोलो बेटा। अरमान, बैठ जाओ बैठ जाओ, और कोई, यस पवन, वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो, और कुछ, यस, ऐसा है क्या, बैठ जाइए, और कोई, यस, एक मिनट, बैठिए बैठिए, गुड, और यस,
बैठ जाओ। और कोई? यस। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के व्यू आ रहे हैं। कुछ लोग एक ही चीजों को कई अपने अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन लैंग्वेज निकल के आती है वो क्या आती है? तेज से बोलो सर लोग, फिर से बोलो तेज से। हाँ, ये लगभग मैक्सिमम की आवाज आ रही है, जो कि गलत है। मैं कह रहा हूं ना, चुप रहो। मैं पहले तुमसे वो गलती करवाऊंगा और फिर बताऊंगा कि तुमने गलती कहां करी। मैं पूछता हूं, कायरल मॉलिक्यूल, मैंने कहा ना ऑप्टिकल में शब्दों का जाल है। अगर आपने नहीं ध्यान से कहीं पे भी अगर तुमने अपना दिमाग इधर से उधर हटाया, साफ हो जाएगा। मैंने बोला कायरल मॉलिक्यूल, आप डिफाइन कर रहे हो कायरल कार्बन। मैं कह रहा हूं कायरल मॉलिक्यूल क्या है, तुम करो चारों डिफरेंस बैलेंसी, चारों डिफरेंस बैलेंसी कार्बन की। नहीं साहब, कायरल कार्बन का होना कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए इसेंशियल कंडीशन नहीं है। मैं आपको ऐसे मॉलिक्यूल भी दिखाऊंगा। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। मैं आपको ऐसे भी मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, ऐसे भी चीजें बताऊंगा जिसमें मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होगा लेकिन मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। बहुत ध्यान समझना, मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होते हुए मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है, कायरल नहीं भी हो सकता। मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, तब भी मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए कायरल कार्बन का होना या ना होना इसेंशियल कंडीशन नहीं होता, नहीं होता। तो पहले ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। आपने सही बोला, आपने सही बोला, आपने सही बोला, अपने अपने लैंग्वेज में आपने सही बोला। कहने का पर्पज वही है। लेकिन ये कहना कि चारों वैलेंसी डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा लेकिन मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। दूसरा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाया जाए तो वो मिरर इमेज दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं करना चाहिए। जैसे इस हाथ का मिरर इमेज ये हाथ है कि नहीं? मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। मैंने कहा मिरर इमेज है कि नहीं? शब्द मैंने नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं पूछा। क्या इसका मिरर इमेज ये है? हाँ। लेकिन इसको उठाकर जब हमने इस पे रखा तो क्या पूरी तरह ढक रहा है क्या? मछली मत बोलना इसको, अरे बोलो ना। हाँ समझा बेटा, नॉन सुपर इंपोज। एक बच्चा कर सर ये देखो, ऐसे नहीं, ये है, इसको उठाकर ऐसे रखना है। बताना पड़ता नहीं तो बाहर आके ऐसे से पता नहीं, अपने अपने तरीके से समझो, ध्यान सुनो। तो ये क्या नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। एक्चुअली क्या कायरल शब्द जो आया है वो हैंडेडनेस से आया है। किससे आया है? हैंडेडनेस। एक बात बताओ, मतलब हैंडेड का मतलब होता है एसिमेट्रिकल। क्या बताओ, इसको टू इक्वल पार्ट में बराबर बराबर इधर से बांटा जा सकता है क्या? नहीं बांटा जा सकता। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मिरर इमेज ये है। लेकिन सुपर इंपोजेबल की नॉन सुपर इंपोजेबल? आप सब लोग इसको अपने कॉपी में बनाएंगे, इसको नहीं, इसको बनाएंगे। मैं भी बनाने का आपके साथ प्रयास कर रहा हूं इसलिए ताकि उतनी देर में आप भी बना लो। बना ले, जैसे बनना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि बना लो, अभी तुम्हारे देखा सबको अपने पिछले जन्म का हाथ दिखाई देगा। किसी का गौरिल्ला का, किसी कुछ का है। कुल मिलाकर ठीक है, लो फिर से बना देते हैं। एक्चुअली बोर्ड पर अगर हम इसको लगाते ना तो बहुत आसानी से ये बोर्ड पर हम हैंड लगाते चलेगा नहीं, इसको मुझे हवा में लगाना पड़ रहा है।
क्या हुआ? इतना अच्छा बना था तुम लोगों ने। बना लिया? पहले ज्यादा अच्छा बना था। किसको? चुप रहे, कॉपी करके बना दो। नहीं बेटा, अगर हाथ बोर्ड पर टच होगा ना। चलो हो गया, हो गया बेटा, हो गया। क्या हुआ? चलो ठीक है, ठीक है, चलो चलो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वैसे भी तुम्हें दिख रहा, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इधर आ। अच्छा सुनो, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, प्लीज सुनो। इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और इसके लिए एक वर्ड यूज कर दिया गया है, दैट इज क्या? काइरल। एक वर्ड यूज कर दिया है, दैट इज क्या? काइरल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझना। जैसे तुमने ग्लव्स देखा ना, ग्लव्स, दस्ताने। अगर दस्ताना पहनते हो तो हमेशा देखना, तुमने जब भी दस्ताना पहना, आंख बंद करके कोई किसी में नहीं डाल दिया हाथ में। तुम देखते हो कौन लेफ्ट हैंड का है और कौन राइट हैंड का है। लेफ्ट को लेफ्ट में ही पहनोगे और राइट को राइट में ही पहनोगे, बिकॉज दोनों क्या है? अलग है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। जैसे तुम शूज पहनते हो, शूज, तो लेफ्ट हैंड का शूज लेफ्ट वही मैं चेक करना चाह रहा, तुम बोल क्या कर रहे हो? सुना करो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने लेफ्ट हैंड बोला तो उसने बोला लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। अरे शूज लेफ्ट हैंड में नहीं पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। गजब इंसान है, ठीक है ना? तो बाएं पैर का शूज बाएं पैर में, दाहिने पैर का दाहिने पैर में पहनेंगे। ऐसा नहीं कि दाएं के बाएं, बाएं का दाएं कर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं करते। मोजे आते हैं, सॉक्स। नहीं बेटा, तुम्हारे जैसा इंसान कभी पहन लेगा, लेकिन उसमें भी एक आता है जो किसी में पहन सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं जो वाकई बन के आता है कि हाँ लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में ही पहनते हैं। समझ में आने तो अनकंफर्ट महसूस होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों अपने अलग अलग हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। मिरर इमेज हैं इनकी, ये अलग है, ये अलग है। लेफ्ट जो जूता है वो अलग होता है, राइट वाला अलग होता है। लेफ्ट को तुम उधर रखवा सकते हो, राइट को तुम उधर रखवा सकते हो, और बाद में जाके दोनों को अलग अलग लेके आ भी सकते हो, लेकिन कन्फर्मर, कन्फर्मर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक ही मॉलिक्यूल के मिरर इमेज को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब, तो ये चीजें हम धीरे धीरे समझाएंगे। कि अब मैं ये समझाऊंगा कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज समझ में आएगा। लेकिन कायरल मॉलिक्यूल से पहले आपको समझना पड़ेगा कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है। इसमें केवल आपको यही एक बनाना था, ये नहीं बनाना था। जैसे ये आपके एनसीईआरटी का बना हुआ डायग्राम है, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में जाएंगे तो वहां का बना हुआ डायग्राम है। कायरलिटी के बारे में उसने बात कर रखी है कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। और बेटा इस पर आधारित नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आया है। तो क्या हो गया बेटा? दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। कहते कायरल क्या होगा? तुम बोल देना नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। चलो साहब, ये देखो, इस हाथ का मिरर इमेज हाथ है, हाँ, लेकिन सुपर इम्पोजेबल की नॉन सुपर इम्पोजेबल? पैर का मिरर इमेज पैर है, क्या सुपर इम्पोजेबल की नॉन सुपर इम्पोजेबल? तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इससे को क्या बोल दिया हमने? दिस इज कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या इस ग्लास का मिरर इमेज ग्लास है क्या? सुपर इम्पोजेबल। बॉल का मिरर बॉल है क्या? सुपर इम्पोजेबल। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, वो कैसे होते हैं? नॉन कायरल ऑब्जेक्ट, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए कायरल। एक मिनट, ए और कायरल के बीच में स्पेस मत देना, पूरा क्या है? ए कायरल। दिस इज कॉल्ड ए कायरल ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड ए कायरल ऑब्जेक्ट। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? एक एक चीज समझ में आ रही है? हाँ, चलिए साहब, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। सुपर इम्पोजेबल एटलीस्ट लिख लेना कहीं पर कि कायरल ऑब्जेक्ट के आगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज
एंड नॉन कायरल ऑब्जेक्ट या ए कायरल ऑब्जेक्ट के सामने सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, टंग है, इसको आपको पता होना ही चाहिए। ये सब इवनिंग वाले बैच में हो चुका है, सैटरडे को ही। नहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं था, उसी क्लास में हो चुका। तो वो कुछ बोलते नहीं ना। आगे बढ़े। आज उनमें स्टार्ट होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए अब हेडिंग डालिए कायरलिटी सेंटर। कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। कभी कभी क्या होता है ना, वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें कितने कायरलिटी सेंटर है, कभी कभी पूछ लेगा इसके कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, और बच्चा फिर ध्यान ही नहीं देता कि क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कायरलिटी की बात कर रहा है कि एसिमेट्रिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट लिखो। sp2 नहीं सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज एटम, sp3 hybridized atom which is bonded, sp3 hybridized atom which is bonded to 4 different atom or group. sp3 hybridized atom which is bonded to 4 different atom or group. Next point, lone pair and isotopes are also considered as lone pair or isotopes are also considered as different atom or group. Lone pair or isotopes also considered as different atom or group. ठीक है ना, अब ध्यान समझना मेरी बात, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये एक कार्बन है जिससे हमने 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप जोड़ दिए, हमने लिया W, X, Y एंड Z। ये चारों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होना क्या चाहिए, sp3 होना चाहिए। सबसे पहले वो होना चाहिए sp3। क्या sp3 कार्बन और डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहे हैं कि बेटा बोलो, है ना, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो ऐसे एटम को बोलते हैं हम कायरल एटम। क्या बोलते हैं, कायरल एटम। ऐसे एटम को बोलते हैं हम कायरल एटम। एंड वह एटम अगर कार्बन है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, स्टार से। इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, बना लीजिए। कोई डाउट? हाँ चलिए, तो अब हमें करना क्या है, हम आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रहे हैं जिसमें आपको बताना है उसमें कितने कायरलिटी सेंटर है, कायरल सेंटर है। चलो जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर इन गिवन मॉलिक्यूल, ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ। क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? कितने लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है? कह रहे नहीं है। मन में एक बार के लिए भी ऐसा गंदा ख्याल आया हो कि नहीं हो? ईमानदार इंसान, हाँ तो हाथ उठा दो अगर ईमानदार हो ना। हाँ तो बेटा है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। और हमने कहा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 2 और 2 4, ये भी sp3 है। लेकिन खाली sp3 होना जरूरी नहीं है, उसके साथ चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 3 हाइड्रोजन आ गए, डिफरेंट चारों हो ही नहीं सकती।
2 हाइड्रोजन डिफरेंट चारों हो ही नहीं सकती, 3 हाइड्रोजन डिफरेंट चारों हो ही नहीं सकती, 2 लोन पेयर आइडेंटिकल हो गए, चारों डिफरेंट हो ही नहीं सकता। तो अब हम बताओ कहां दिखा, क्या आपको यही वाला कार्बन दिख रहा है? इस कार्बन पर देखो, क्या ये वैलेंसी डिफरेंट है? क्या ये भी वैलेंसी डिफरेंट है? क्या ये हाइड्रोजन भी डिफरेंट है? और क्या ये भी ग्रुप डिफरेंट है? इससे ग्रुप जो है चारों आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, तो बेटा ये कैसा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। आंसर हो गया 1। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलो, है ना? चलो अब एक ओपिनियन पोल कर लेते हैं, एक ओपिनियन पोल कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। मैं ऑप्शन दूंगा, आपको हाथ उठा के जवाब देना है। सोच लो, अपना आंसर आ गया? कितने लोग करे आंसर होगा? 4। अरे ऑप्शन 4 बनाने पड़ेंगे ना, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। 3 3 2 2 2 वाले हाथ उठाओ अच्छे से। 1 1 वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन गलती वही कर दी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिन्होंने बोला 2, उन्होंने मिथाइल को और CH3 को अलग अलग मान लिया। जिन्होंने बोला 2, उन्होंने मिथाइल और CH3 को अलग अलग मान लिया। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ये दोनों क्या है? सेम सेम। तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। तो अब आपके सामने कौन सा है बेटा? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसके पास 3 लोन पेयर है, होगा ही नहीं। अरे बोलो, ये है क्या? ये वाला है। और इससे देखते हो तो आपको नजर क्या आता है बेटा? ध्यान समझना। क्या आपको ये ग्रुप अलग नजर आ रहा है? ये आपके सामने ग्रुप इस पे अलग नजर आ रहा है, ये ग्रुप अलग नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन अलग नजर आ रहा है, और ये पूरा का, ये ध्यान सुनना एक मिनट, ये हाइड्रोजन आपको अलग नजर आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन है बेटा, और ये अलग नजर आ रहा है, और ये पूरा का पूरा का पूरा का पूरा, क्या ये ग्रुप अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? सब अलग हो गए, तो ये कैसा हो गया बेटा? कायरल हो गया। ध्यान दिया करो बेटा, ऐसे थोड़ी ना ओपिनियन पोल करा रहा था, मुझे पता था कुछ लोगों की पोल खुलेगी अभी। ओपिनियन पोल तब कराया जाता है जब कुछ लोग की पोल खोलनी होती है। आर्यन बाबू ठीक हो? नहीं तो हम उससे क्या मतलब है? आइए साहब आगे आइए। हाँ तो बोलो ना, मुझे रोको ना, मैं कुछ भी बोल के निकलूंगा। तुम, मैंने कितनी बार बोला क्लास में कुछ भी निकल सकता हूँ। आंसर एक दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ 2, फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो। हाँ, बोलना पड़ेगा तुमको। मैं जानबूझ के बोलूंगा 2, लिख दूंगा 3, और तुम उतार के आगे बढ़ गए कॉपी में, तो कहूंगा भैया सुलटा सुलटा देंगे। हर्ष बाबू क्यों नहीं बोले तुम? तो आवाज ऐसा बोलो कि तुमको सुनाई दे। आइए अगले में आइए, इधर आइए। अच्छा इसमें बताओ, देख अब हम अलग अलग ऐसे नहीं दिखाएंगे बच्चों की तरह, उंगली पकड़ पकड़ के नहीं दिखाएंगे 1 2 3 4। हो गया बहुत, 2 क्वेश्चन एग्जाम में। अब तड़ तड़ क्वेश्चन जवाब दो। यहाँ बताओ रे भैया। अच्छा बहुत सही, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? मिथाइल OH हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप क्या हो गया? अलग। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या H है? तो HCl, इधर वाला ग्रुप अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? इधर भी क्या H है बेटा? तो H मिथाइल Br, और इधर वाला ग्रुप अलग हो गया, तो एक भी हो गया। आंसर कितना हो गया? 3। चलो साहब, चलिए साहब अगले क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में इससे आ रहा है, इस कंसेप्ट से आ रहा है, इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान समझना, ठीक है ना? तो यहां पर देखो बेटा, ये क्या थे, यहां की बात नहीं करना, 2 हाइड्रोजन हो गए। यहां पर क्या बेटा? 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, और तरीका मैंने आपको बताया था क्या? आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे डिवाइड किए तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है? अलग अलग। तो ये कैसा हो गया? कायरल, कायरल्टी सेंटर। या फिर ऐसे भी बताया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉमन पॉइंट अलग अलग हो गया। चलो साहब, इसके लिए बताओ बेटा, दूसरे के लिए। यहां पर देखें तो यहां पर क्या है? H, और यहां क्या है? मिथाइल। और अगर ऐसे डिवाइड किया तो क्या ये भी और हिस्सा अलग अलग हो गया? ये भी हो गया। आंसर कितने हो गए यहाँ पे? 2। अगला क्वेश्चन ओपिनियन पोल होगा बेटा। ओपिनियन पोल बड़ी काम की चीज है, इससे तुम्हारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बड़ी आसानी से सही होते हैं।
और साथ में तुम्हारी पोल भी खुल जाती है। चलो जवाब दो, मैं आंसर दे रहा हूं। कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा 1, 2, 3, 3 वाले हाथ उठाओ। 3, 4, 4 वाले हटाओ। 5, चलिए आई देखते हैं, आई देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा एक ये, क्या यहां एच है? एच अलग, सी एच अलग। अगर आप यहां से एक लाइन खींच दो तरीका, तो क्या ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा अलग अलग है कि नहीं? पक्का? तो ये दोनों ग्रुप भी क्या होंगे? अलग अलग। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इधर देखो, यहां क्या है? CH2, यहां पे भी क्या है? CH2। यहां क्या है बेटा? CH, यहां पे क्या है? CH। लेकिन दोनों CH सेम है कि अलग अलग है? यहां OH लगा है इस पे। या फिर ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। और ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। डिग्री भी क्या हो गई? अलग अलग। तो इनको हम लोग क्या दो? बराबर। यहां से ही क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो हम इसको अलग अलग मान लेंगे। तो बेटा ध्यान समझना, ये भी क्या हो गया? कायरल। अच्छा इधर बताओ, यहां पे H, यहां पे OH। ऐसे लाइन खींचो, क्या लेफ्ट राइट इक्वल टू सेम सेम, क्या अलग अलग? या ऐसे भी देख सकते हो, इधर है CH2, इधर है CH। डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये भी क्या हो गया? कायरलिटी सेंटर हो गया। इधर देखो HM, ऐसे लाइन खींच के देख लो, क्या अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या इधर CH2, इधर CH, 2 डिग्री 3 डिग्री। इन्वायरमेंट ये अलग हो गया, ये भी अलग। तो आंसर कितना होना चाहिए? निशांत बेटा कैसे 5 हो जाएगा? गजब के इंसान हो तुम। 5 का चलो 3 का भी समझ में आता है, 5 का भी समझ में आता है कि क्या सोचा होगा। 4 वालों का और 2 वालों का और 1 वालों का समझ में नहीं आया मुझे अभी तक। 4 वालों का, 2 वालों का और 1 वालों का समझ में नहीं आया बेटा। वापस आओ, यहां पर देखा जाए तो एक H यहां पे है कि नहीं बेटा? H अलग, इधर CH2 है, इधर CH है, इधर ऑक्सीजन है इसके ऊपर, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। और आगे कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। डिग्री बदलने से भी ग्रुप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपके सामने? कायरल। सिमिलरली यहां देखो, H अलग, इधर CH2 है, इधर CHMe है, अलग हो गया। और इधर 3 डिग्री आ गया, अलग हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो ये भी क्या हो गया आपका? अलग हो गया। इधर भी 3 डिग्री है, माना इधर भी 3 डिग्री है, इधर भी 3 डिग्री है। बच्चा कहेगा ये भी 3 डिग्री है, भी 3 डिग्री है, लेकिन दोनों यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है, वहां पे मिथाइल नहीं जुड़ा है। थोड़ा सा भी कहीं डिफरेंस दिखा। कितना आंसर हो गया? 5। बेहतरीन। 4 वालों क्या भूल गए थे? है? अच्छा काउंटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्लास मुझे बेसिक काउंटिंग की रखनी पड़ेगी। ये काउंटिंग वाउंटिंग वहां एनटीए नहीं मानेगा। वो तो बस एक मशीन भेज देगा जो तुम्हारे ओएमआर को खाली वो देखेगा तुमने ठप्पा मारा है कि नहीं 5 वाले आंसर पे या नहीं। अब तुक्का से मारा है कि दिमाग से मारा है, उससे भी इसको लेना देना नहीं है। ठीक है ना? आ जाओ, दिमाग लगा के काउंटिंग खराब हो रही है बताओ, या पेपर संडे को यहाँ काउंटिंग खराब हो रही है? चलो आ जाओ। चले सब आगे आइए। अब हमारे सामने है ग्लूकोज, गुल्लू। घर का नाम है गुल्लू। बेटा आगे पढ़ाऊंगा गुल्लू केमिस्ट्री, क्लास में खूब गुल्लू केमिस्ट्री बोलता था, एग्जाम में आ गया गुल्लू केमिस्ट्री। नीट में, नीट में देख लेना, अब समझना। तो ये हमारे सामने एसाइक्लिक ग्लूकोज। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 sp2। तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। ये कैसा हो गया? sp2। इससे कहो तो भैया आपकी जरूरत यहां पे नहीं है, sp2। और ये वाला कैसा है? sp3 है लेकिन दो वैलेंसी क्या हो गई? सेम। तो ये भी किसी काम का नहीं है। अब देख लो, यहां देखो H अलग, OH अलग, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग। ये कैसा हो गया? कायरल। इधर देखो OH अलग,
H अलग, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, ये भी क्या हो गया कायरल। और ऊपर नीचे का हिस्सा अलग होना ही है, ऊपर CH2 है, नीचे CH2H है। H अलग, OH अलग, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, ये भी क्या हो गया कायरल्टी सेंटर हो गया। OH अलग, H अलग, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, ये भी क्या हो गया बेटा आपके सामने कायरल्टी सेंटर। कितने आंसर हो गए इसमें? इसका आंसर हो गया 4। ये है डी ग्लूकोज। हम इसी चैप्टर में आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल भी पढ़ाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इस गिवन ओरिएंटेशन में अगर लास्ट कार्यल सेंटर पर OH किधर है, राइट हैंड साइड पर है, तो उसे क्या बोलते हैं कैपिटल डी, गिवन ओरिएंटेशन में। फिर बताऊंगा, आगे चीजें आएंगी, अभी हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसे बोलते हैं एसाइक्लिक ग्लूकोज। और एसाइक्लिक ग्लूकोज आपका दो प्रकार का होगा, एक को बोलेंगे हम लोग क्या डी ग्लूकोज, और एक को बोलेंगे हम लोग क्या एल ग्लूकोज। चाहे डी ग्लूकोज हो चाहे एल ग्लूकोज हो, दोनों में आंसर कितना आएगा 4। दोनों में आंसर कितना आएगा 4। अभी डी बनाया मैंने, अभी डी बनाया है, और अभी हम एल के बारे में बात नहीं करेंगे। और ना तुम में से मैक्सिमम को पता है कि एल क्या होगा, मुझे पता है। जो तुम कई लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, जब आएगा समय तब बताएंगे, तब बताएंगे कि एल क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है ये साइक्लिक ही है। तो डी ग्लूकोज चाहे ए साइक्लिक ग्लूकोज बोल दिया, आंसर कितना होगा 4। डी ग्लूकोज 4, एल ग्लूकोज 4। ये आपके सामने है साइक्लिक ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज के नाम में अल्फा या बीटा आ जाए, क्या आ जाए बेटा, अल्फा या बीटा आ जाए, जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोल दिया मैंने अल्फा डी ग्लूकोज, और एक को बोल दिया बीटा डी ग्लूकोज। अगर नाम में अल्फा बीटा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना वो कैसा ग्लूकोज है, साइक्लिक ग्लूकोज, साइक्लिक ग्लूकोज है। और आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, मैं बायो केमिस्ट्री दैट इज बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाऊंगा, इन्हें बोलते हैं एनॉमर। क्या बोलते हैं इसको, एनॉमर। आपको पढ़ाया जाएगा एनॉमर क्या है, एपीमर क्या है, ये सब चीजें बताई जाएंगी। ये क्या है एनॉमर, समझ में आया बेटा? हाँ आगे मैं बताऊंगा ये एनॉमर है, क्या ये एपीमर भी हो सकते हैं? एनीवन? बेहतरीन जवाब, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, जोरदार ताली बजाइए। बेहतरीन 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 जवाब, आपने एक लाइन में मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, बेहतरीन। ये चीजें हम पढ़ाएंगे, जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। तो वहां होता है ऑल एनॉमर्स आर एपीमर बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनॉमर, ये मैं लाइन ही लिखवाऊंगा वहां पे। तो एपीमर में कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये एपीमर है कि नहीं, लेकिन इसकी कहानी क्या है ये हम सब आगे बताएंगे, अभी तो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज मैं बताते जा रहा हूं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब बहुत ध्यान समझना, अगर हम इसमें बात करते हैं प्यारे बच्चों सुनना, जब यह इस फॉर्म में चेंज होता है, जब अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा है किससे, ए साइक्लिक ग्लूकोज से, या बीटा डी ग्लूकोज बने, चाहे अल्फा डी बने चाहे बीटा डी ग्लूकोज, साइक्लाइजेशन होता है। तो उस दौरान जो आपके सामने ये वाला कार्बन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आपका यही वाला कार्बन होता है। जो वो कार्बन है वो ये कार्बन बनता है। कैसे बनता है, कैसे साइक्लाइजेशन होता है, वो तब पढ़ पाओगे जब पहले तुम पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस, तब तुम्हें समझ में आएगा। और इनको, इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, या ऐसे कार्बन को बोला जाता है हेमी एसिटल कार्बन। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल या एनोमेरिक कार्बन। तो उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, हेमी एसिटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है, या कीटल क्या होता है, तब तुम चीजें समझ पाओगे। अभी बायोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जितना तुम्हें बायोलॉजी में बताया जाता है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, तो अब अगर हम आपसे बात करते हैं तो पहले इसको देखो, ये सेंटर अब क्या हो गया है, ये सेंटर अब कैसा हो गया है, sp3। क्या ये sp2 सेंटर साइक्लाइजेशन के बाद sp3 सेंटर में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, बोलो ना, sp3 सेंटर में चेंज हो गया। अब बताओ इसमें कायरल सेंटर देखते हैं, बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहां पर H है, OH है, और ऐसे अगर करो तो ऊपर वाले में ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे वाले रिंग में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ग्रुप अलग अलग। तो प्यारे बच्चों
क्या यह सेंटर आपका कायरलिटी सेंटर होगा क्या? यस, ये कायरलिटी सेंटर, ये कायरलिटी सेंटर। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। दूसरा बताओ प्यारे बच्चों, इधर बताओ, यहां देखो H है, OH है, आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, बोलो ना। या बढ़ के आगे जाओ, यहाँ पे HOH, यहाँ भी है HOH, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। डिफरेंस नजर आ जाए कहीं पर, कोई कॉमन पॉइंट बना लो, और अगर उससे पहले डिफरेंस नजर आ जाए तो समझ लो ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग। तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपका कायरलिटी सेंटर हो गया। यहां बताओ H अलग, OH अलग, इधर HOH, इधर HOH, इधर HOH, इधर CH2H आ गया। या फिर ऐसे डिवाइड करो तो इधर CH2H आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, ये भी क्या हो गया, अलग। यहां बताओ HOH अलग अलग, लाइन खींच दो, ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। या देख सकते हो इधर OHH है, इधर क्या है, CH2HH आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। यहां देखो H एंड CH2H, इधर ऑक्सीजन आ रहा है, इधर ऑक्सीजन रिंग में नहीं आ रहा है, ये भी क्या है, कायरलिटी सेंटर। टोटल कितने हो गए, यहां का आंसर हो गया 5, यहां का आंसर था 4, वहां का आंसर हो गया 5। कैसे? बिकॉज सर ये एक सेंटर जो यहां कायरलिटी सेंटर नहीं था, क्या वो एक्स्ट्रा यहां पे बन गया कि नहीं बन गया? बाकी ये जो चारों आपको नजर आ रहे हैं वो चारों आपके यही हैं। तो हम बोल सकते हैं जब कोई एसाइक्लिक ग्लूकोज साइक्लिक ग्लूकोज में जाएगा तो कायरलिटी सेंटर में एक बढ़ जाएगा। समझ में आया बेटा? जितने एसाइक्लिक अगर साइक्लिक में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट साइक्लिक, ग्लूकोज है समथिंग, कोई और भी कार्बोहाइड्रेट है, एसाइक्लिक से अगर किस में जाएगा, साइक्लिक में, तो उसमें कायरलिटी सेंटर एक से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, एनोमेरिक कार्बन में। किस में चलाता है, एनोमेरिक। समझ में आया बेटा? और ये कितने नंबर का कार्बन है, 1। देखो बायोमॉलिक्यूल्स में ना जाते हुए भी मेरे पैर उधर पहुंच रहे धीरे धीरे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, कंट्रोल कंट्रोल एसिड से कंट्रोल, ठीक है। जो यहां एनोमेरिक कार्बन है वो एल्डिहाइडिक कार्बन है, यानी जो एसाइक्लिक कार्बोहाइड्रेट में, एसाइक्लिक ग्लूकोज में या एसाइक्लिक कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वही साइक्लिक में एनोमेरिक होता है। ग्लूकोज का कार्बोनाइल फर्स्ट होता है, अरे बोलो ना, तो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, फ्रुक्टोज में कार्बोनाइल सेकेंड, जो कीटोन होता है वो किनारे नहीं रह सकता, तो फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन सेकंड हो जाएगा। लो किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एनोमेरिक कार्बन पूछ लो तो तुम उसके साइक्लिक कार्बन को देख के बता सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? जो बताना केवल काउंटिंग था, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने और दे दी। अब क्वेश्चन पूछो, जवाब दो। ए साइक्लिक ग्लूकोज में कायरलिटी सेंटर, साइक्लिक में, अल्फा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में। समझ में बेटा? अल्फा बीटा आने से ही वो साइक्लिक को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। इज इट क्लियर? ये पहचानने का, वो नहीं लिख के देगा, तुम गलत समझ रहे हो। वो साइक्लिक ग्लूकोज नहीं लिखेगा, वो या तो अल्फा डी ग्लूकोज लिखेगा या तो बीटा डी ग्लूकोज लिखेगा। वो लिखे या ना लिखे, मैं तो जरूर लिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और टेस्ट में पूछेगा, जवाब तो तेरे को देना ही पड़ेगा। और हाँ 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 हाँ, तुम गलत सोच रहे हो, फोटो बना के भी नहीं देगा। क्यों लिख देगा, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, मैच द फॉलोइंग, अल्फा डी ग्लूकोज, नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर। हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो साहब, आइए एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। बताओ रे बच्चा, क्या ख्याल है आपका, क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा जी? आहा आहा आहा। तो कहा देखो भैया, जे मिथाइल है क्या, हाँ जी, H इधर है क्या, ऐसे लाइन खींचो, उधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन नहीं, तो क्या ये कायरलिटी सेंटर बन गया कि नहीं हो गया? तो आंसर कितने कायरलिटी सेंटर हो गए? 2 कैसे हो जाएंगे? कैसे बोल सकते हो? अच्छा sp3 है क्या, तुम पता है क्या? ओहो, कितने लोन पेयर हैं? तरीका बताया था, 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर 2, 3 बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर 1, क्योंकि एक लोन पेयर उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, H प्लस को देख के उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अरे बोलो ना, जो को आपको इस तरह से दिखता है कोवेलेंट में, तो यहाँ पर है लोन पेयर, तो ये अलग ये अलग, और ऐसे करोगे तो इधर और इधर का हिस्सा भी अलग, तो ये भी हो गया कायरलिटी सेंटर। तो नंबर ऑफ कायरलिटी कार्बन कितने हो गए इसमें? ये दो वालों गलत कर बैठे, क्वेश्चन समझा करो। इस बार मैंने कायरलिटी सेंटर नहीं पूछा,
इसमें मैंने काइनेटिक कार्बन पूछा, इस मॉलिक्यूल में काइनेटिक कार्बन कितने हैं? एक। काइनेटिक सेंटर कितने हैं? दो। किंतु मेरा प्रश्न क्या चल रहा है? काइनेटिक सेंटर। तो यहां आंसर कितना बोलेंगे? दो। पता है, पूरा सॉल्व करने के बाद बच्चा साफ हो गया। हम समझ गए सर आप क्या प्रश्न बनाने वाले हो। और हाँ, जनहित में जारी, अगर आप सीखना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो भी एजुकेटर आपको पढ़ाए उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स ना सॉल्व करें। अगर क्यों करो? क्यों क्यों क्या हुआ? पूछ रहे इसलिए इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे हक हर स्टूडेंट का होता है। अगर मान लो वो 5 से 7 क्वेश्चन ही हुए जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुए, जो मैं हर साल पेपर में देता हूं, मान लो अगर वो इस साल मैंने नहीं दिया तो आप से वो क्वेश्चन चले गए ना आपके हाथ से, ठीक है ना? तो अगर आप वो क्वेश्चन पहले से ही करके आ गए तो आपके नंबर तो बढ़ जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि आप गलती भी नहीं करोगे, क्योंकि गलती तो घर ही कर चुके थे, आंसर रट के आ गए आप तो उस नंबर को हम बोलेंगे सूडो नंबर, और उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, बस केवल वो घर वालों को खुश करने के लिए होगा, मम्मी पापा को, कि हम नंबर लेके आए हैं। तो प्लीज ऐसे बच्चे, मैं कहूंगा जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे पुराने पेपर मत करना, XYZ W जो भी टीचर है सबके पुराने पेपर कर सकते हो, टीचर जो पढ़ा रहा है उसके पेपर छोड़कर, अगर सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन करो ना, पेपर में करो तब मजा आएगा, ठीक है ना? मैं कहना चाहता हूं, बाकी तो ठीक है। हाँ अरे भाई ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करो जी। बताओ क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना होता है? अलग 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 अलग। sp3 है क्या? हाँ sp3 तो है ही। तो बताओ कितने कायरल कार्बन हो गए? 0। कायरल कार्बन में एक। अरे कायरल कार्बन कहाँ है इसके पास? कायरल सेंटर कितना है? और कायरल नाइट्रोजन? आपको 0 मत बोल देना। ये आंसर है 1। सोच लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अगला जाओ, sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों वैलेंसी क्या है? अलग अलग, तो इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा? 1। काइल सेंटर ये पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट वही चलेगा जो हमने पूरा है, वो तो अलग से लिख दिया, तो मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में तुम सारा सॉल्व कर लिया और कोई काउंटिंग नहीं कर रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। मास्टर ने एक बार सुन लिया काउंटिंग, अब 10 बार बोलेगा। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो अच्छा ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल देखते इस बार क्या है, मजो आ जाओगे। आहा हम भी थोड़े बैठ जाते हैं। ओपिनियन पोल, अपना अपना आंसर देख लो, काउंटिंग जरूर कर लेना ठीक से, लेकिन हाँ कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर होगा 4, 3, 0। हाँ हाँ हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। यस यस यस, अब एक दूसरे का हाथ देख लेना, कॉन्फिडेंस साथ उठ गया तब अब देख देख के उठा रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 15। अच्छा ठीक है, 0। चुप रहे, चुप रहो, चलो 0। कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा 2, 1? तो हमने क्या पूछा? काइल सेंट्री तो पूछ रहा हूँ, गजब इंसान है। काइल कान पूछ लिया था क्या मैंने? कायरल सेंटर वापस, अब दो में थोड़ा मैं वापस से पूछा, कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा 0? 0 वाले हाथ उठाएं, 1 वाले। तो सुनो बेटा, 0 वालों, तुमने बहुत सही सोचा अपने दिमाग के हिसाब से। सर बोलो, सर यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया है, तो उससे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका? बेटा इसके पास क्या है? लोन पेयर। इसके पास क्या है? लोन पेयर। वाह बेटा वाह बेटा, मतलब ये भी पढ़ाना पड़ेगा अब। लोन पेयर, सल्फर पास है एक लोन पेयर, और लोन पेयर होने के कारण बेटा क्या, ध्यान सुनो,
एक, वापस से देखो, एक लोन पेयर ये हो गया, बोलो, एक इथाइल, एक सिग्मा और एक ये, एक दो तीन, तीन सिग्मा और एक क्या हो गया लोन पेयर, कितना आ गया चार, और चार कांड क्या हो जाएगा, चार कांड क्या हो जाएगा sp3, ये बेटा sp3 है, और चारों ग्रुप क्या अलग अलग है कि नहीं, लोन पेयर को भी अपन क्या मानते हैं डिफरेंट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यार ये आज बहुत जल्दी नहीं आ गया, नहीं गजब, मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ आज, पोलरीमीटर और काइल्टी सेंटर, ये पता नहीं चलता यार, ए से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये कुछ हो रहा है, रिलेटिविटी का सिद्धांत कुछ गलत हो रहा है, इधर आ जाओ वापस आ जाओ। 12 ओपिनियन पोल, ये पहले तैयार रहते हैं। ओपिनियन पोल 12 के लिए कितने लोग करें, आंसर होगा 2, जल्दी करते हैं, 2 1, बेहतरीन जवाब। ये काहे नहीं बोले आपने सर, sp2, अच्छा वो पाई बॉन्ड वाला sp3, ये पाई बॉन्ड, सर सिग्मा काउंट कर लो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो इधर सर, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस सम ऑफ लोन पेयर, ये चिल्लाने से नहीं होता है कुछ, क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है, तो ये sp2 है, और यहां देखो क्या ये sp3 है, अलग अलग, और ऐसे किया तो इधर पाई बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड नहीं, तो ये भी क्या हो गया अलग, या अपन ऐसे भी देख सकते थे, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH, डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, डिफरेंट हो गया, ऐसे भी देख सकते हो। आहा, क्या ख्याल है आपका, एक क्वेश्चन मजेदार है और बच्चा होशियार है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ओपिनियन पोल, कितने लोग का आंसर आ रहा है, 3 1 2 2, ये ऐसे हाथ उठता फिर दूसरा देखता फिर से देखता, अरे अपने अपना आंसर अपने पास रखो, तो दो चार भी समर्थक नहीं मिल रहे तो हाथ नीचे ठीक है ना, और एक अगर मिल जाता है तब कॉन्फिडेंस वाला, और होता कभी कभी क्या होता है ऐसे कॉन्फिडेंस वाला, तब तक मैं हाथ 2 ही 3 उठाए होते हैं और मैं कहने लग जाता हूं, क्योंकि पीछे थोड़ी कोई देख रहा है, 2 4 6 8 10 12 15 16 20 तब तक आगे ले समझते हैं, अच्छा इतना हाथ में मेरा भी हाथ उठा लेते ठीक है, ये चलो 0, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, फॉर क्लास 10/10, क्योंकि यहां पर आपने H इधर Br, अब ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, इधर से आओ इधर, इधर से आओ इधर, क्या सेम सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपन ऐसा पढ़ चुके हैं, कॉमन पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन पॉइंट पे जब कटेगा वो दोनों कटेगा, तो कॉमन होगा वो दोनों कटेगा, इसलिए इंसान को कॉमन नहीं होना चाहिए, अरे ना, तो ध्यान सुनो तो इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आओ, ऐसे नीचे के लिए भी, इधर देखो यहाँ पे क्या है H है Br है, इधर भी, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। सर मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। 14 14 14 14, कुछ लोग होते हैं कॉमन, इधर भी ठीक ना, आ जाओ 14, उन्हें पता नहीं है भैया कि एक बेईमान आदमी को भी एक ईमानदार दोस्त की तलाश होती है, ठीक है ना बेईमान आदमी भी बेईमान नहीं ढूंढता है, ईमानदार ही ढूंढता है, वापस आ जाओ, तो आ जाओ 14, आंसर 4 3 2, हाँ इस बार बहुत अच्छा लगा, इस बार तुमने प्रयास किया, 2 2 4 6 8 10 15 20 25 30 सब देखने लगे वाकई में इतने हाथ उठे कि नहीं, 1 0, तो प्यारे हीरो आंसर है 0 ये है H, ये है Br, बेटा अभी भी एक कॉमन ही है, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पर जो होता है वो दोनों के लिए कॉमन ही होता है, इसलिए मैंने जानबूझकर पहले ये रखा, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन कितनी ईमानदारी से मास्टर ने किया है, एक एक, पहले यहाँ पे कंफ्यूज किया, फिर यहाँ लेके आया, फिर यहाँ कंफ्यूज किया, फिर वो लेके आया, बहुत बेहतरीन, मतलब सोचना है, जब पता चलता है कि ये 5000 साल का वाकई एक्सपीरियंस है, यहाँ एक्सपीरियंस टीचर ही बोल रहा है, फालतू बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोल रहा है कि आई एम द किंग, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ H
यहाँ HOH और उधर भी क्या है, कॉमन पॉइंट, बोलो ना। आंसर कितना है, 0। आंसर ये क्या हो गया, 0। अच्छा वापस आओ, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इसका आंसर भी है 0। क्या ख्याल है आपका, क्यों रे, यहाँ H है यहाँ BR है, ऐसे करोगे तो अलग अलग हो गया, इधर भी HBR ऐसे किए तो अलग अलग हो गया, या इधर CH2 इधर CH2 इधर CH2 इधर CHBR, या इधर CH2 इधर CH2 इधर CH2 इधर CHBR, दोनों के लिए बोल दिया। यार मैंने 16 नंबर क्यों डाल दिया बेटा, नहीं बेटा नहीं, बस अब हो गया बहुत, अब नहीं, गलती से हो गया, हटा दो इसको। तो फिर मेरी एक शर्त है, ओपिनियन पोल होगा, पक्का, चलो चुप रहो, चुप रहो चुप रहो, ओपिनियन पोल। सर इतना क्वेश्चन करा देते हो, एक मिनट बना लेने दो। अच्छा नाइट्रोजन के पास लोन पे, अरे सॉरी सॉरी, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, अब तो ओपिनियन पोल का ही कोई मतलब नहीं रहा, अब तो पोल खुल, अच्छा ठीक है चलो, रुको 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 रुको, फिर भी ओपिनियन पोल ले लेता हूँ, चलो चलो, एक मिनट पहले सोच लो, ऑप्शन देने जा रहा हूँ, सोच लो, सब लोग सोच लो, सोच लिया, कितने लोग का आंसर आ रहा है, 4, अरे ऑप्शन तो बनाना पड़ेगा ना, 4, 3, 2, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस में नंबर देंगे हम, चुप, 1, 1 वाले हाथ उठाओ, 1 वाले अच्छे से हाथ उठाओ, वो गलती हो गई ना, पहले ही बोल दिए लोन पेयर है, 1, 2 4 ने हाथ उठा दिए, 0, एक्सप्लेन, बेहतरीन जवाब, तो बेटा आंसर है 0। ध्यान समझना, मैंने तो जानबूझकर लोन पेयर इसलिए बोला ताकि बच्चा यही फंस जाए, वो तो पिछले साल का वीडियो उठाकर देखोगे, उसमें ही मैंने बोला इसमें लोन पे, अरे तुरंत, वो पिछले साल भी यही एक्टिंग थी, पिछले साल भी 16 नंबर लिखा था, पुराने पे कॉपी लेके बैठो वहां भी 16 नंबर लिखा है, वो तो जानबूझकर, वो तो हिप्नोटाइज करने के चक्कर में, हम आपको फंसाने के चक्कर में सारी एक्टिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लो सर, यहाँ भी तो लोन पेयर था ना सर, सर आपने इसको काउंट किया था, अरे गजब के इंसान हो, जब लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड को हो तो वो भाग जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, कैसा बेटा ये, दिस इज द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, बोलो ध्यान से, और सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहां सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लोकलाइज, और ये कैसा है, डीलोकलाइज, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और जब sp2 है तो बेटा बच्चा ये तो अपना कायरल हो ही, तो आंसर क्या हो गया इसका, 0। कंफ्यूज तो मैं करूंगा बेटा, मेरा काम है, अभी तो पेपर आने दो फिर मजा आएगा। वापस आओ वापस आओ, सुनो ध्यान से, 1 मिनट, कितने एग्जाम्पल हो गए, 16 के बाद क्या आता है, 17 के बाद क्या आता है, ये बहुत चालू है मास्टर, छोटा छोटा मालिक्यूल खुद समझा, चलो आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, इसको सॉल्व करना, ठीक है ना बेटा, कितने कायरलिटी सेंटर होंगे वो हम आपको बताएंगे,
इसके लिए जगह छोड़ो और अगला हेडिंग डालो, सूडो क्वालिटी सेंटर। किसी कोई डाउट? हेडिंग डालो सूडो। यहां तक मैं इवनिंग बैच में पढ़ा चुका हूं। अगर एक हेडिंग लिख लोगे, 2 लाइन लिख लोगे, तो कम से कम शाम तक के लिए 2 लाइन आगे रहोगे, ठीक है ना? हाँ, खाली बस वो लिख लो बेटा, खाली डेफिनेशन लिख लो, समझा देंगे हम आपको अगली क्लास में। ये आप फोटो खींच सकते हो। बहुत सही ऑनलाइन बच्चों, बेहतरीन, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो तुम लोग। बेटा ये न्यू एडिशन इन द क्लास है। लास्ट ईयर मैंने ये करवाया था, और ये करवाने के बाद इसको मैंने मास्टर प्रो प्लस में करवाया था लास्ट ईयर। मैंने कहा ना, सीधे बोल रहा हूँ, प्लस में जो बच्चे यहाँ बैठे उनको उनको पता है, ठीक है? चलो लिखिए, हेडिंग डालिए, सूडो क्वालिटी सेंटर। सूडो क्वालिटी सेंटर, इसमें लिखिए, when stereoisomeric group is attached, when stereoisomeric group is attached, हाँ, when stereoisomeric group is attached, stereoisomeric group का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रैकेट में लिखो, आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल with different configuration, isostructural with different configuration, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, counted as a chiral carbon, counted as a chiral carbon, counted as a chiral carbon। इधर सुनो मेरी बात, सुनो। आज तो चलो कोई बात नहीं, आज के लेक्चर तो ऐसा भी है कि अगर मान लो किसी ने ध्यान मजाक किया है तो भी वो घर जाके पढ़ सकता है, कोई टफ नहीं था। लेकिन कल का लेक्चर जिसने भी फिजिकली मेंटली किसी भी तरह से मिस किया, पूरा ऑप्टिकल साफ है। बिकॉज देख लो, यहां कुछ हम चीजें बताएंगे, ये कुछ और आएंगे, ये समझाने के बाद उस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे जहां विजुअलाइजेशन है केवल। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी को समझ में नहीं आती जल्दी, और मैंने कहा कल क्लास करने के बाद आप झूम जाओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को। कल का क्लास पूरा इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है? चलो बेटा, और हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो भी है अपडेट क्वेश्चन का कल क्लास में दे दूंगा और टेलीग्राम के भी थ्रू दे दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहो। वेलकम टू यू ऑल। थैंक यू ऑनलाइन बच्चों, थैंक यू वेरी मच।